प्यारे बच्चों, जैसा ही कल हमने चैप्टर फर्स्ट देखा था, आज हम चैप्टर सेकंड लेके आए हैं आपके लिए। जैसा कि कल की वीडियो में अध्याय पहला कंप्लीटेड पूरा किया है, और आने वाले समय में यदि समय मिलता है और अपने पास और भी कुछ ऐसे मटेरियल आते हैं जो पढ़ने के लिए अच्छे हैं, तो अपन वो भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो ए प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर सेकंड, राजा किसान और आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, राजा किसान और इनके बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है आपका, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? तो सबसे पहले की बात करें, लिपि होती है, जैसे कि ये लिखा, ये जैसे मेरा ही नाम लिख दिया, तो ये अपन ने किस भाषा में लिखा है? ऐसे ही पहले के जमाने में लिपियां हुआ करती थी, लिपि है ना। तो उसकी बात करेंगे अपन। तो उत्तर दिया आपका, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले तो कब? तो 1838, ये ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, ये 1 नंबर का ओटी बनेगा यहाँ से आपका, कि सबसे पहले कब? तो 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान, एक विद्वान था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उसके द्वारा ब्राह्मी लिपि पहली बार में पढ़ी गई थी। 2024 में आया हुआ प्रश्न और 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे प्राचीन अभिलेख, प्राचीन यानी होता है पुराना। क्या होता है बेटा? प्राचीन यानी पुराना, यानी ओल्ड। प्राचीन यानी होता है पुराना। ठीक है, तो सबसे पहले या सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो हम बात करेंगे सबसे प्राचीन अभिलेख। तो सबसे प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले प्राचीन अभिलेख तो प्राकृत भाषा में है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके 2024 में आया और 2026 में आने की पूरी संभावना। ठीक है, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया, ये भी आपका ओटी बनता है, 1 नंबर कहीं से आपका बनेगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ये 2024 में पूछा गया था। तो बच्चों यहाँ तीसरा क्वेश्चन बनता है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए? तो लिपियां मतलब वापिस से अपन करते हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हुए? सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, सबसे ज्यादा अभिलेख किसके प्राप्त हुए थे? हमें सम्राट अशोक के प्राप्त हुए थे। अशोक के अभिलेख उनके विशाल साम्राज्य के भागों से प्राप्त हुए, अलग अलग साम्राज्य से फैला हुआ साम्राज्य था, है ना, फैला हुआ था। तो जहां जहां फैला हुआ था वहां सब जितने भाग थे वहां से प्राप्त हुए। उनके 4 लिपि इसमें बताई गई है आपकी, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ब्राह्मी लिपि, खारोष्ट लिपि, अरामाइका और यूनानी, ये 4 लिपि में इनके अभिलेख मिले हुए थे। ठीक है, और अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जो पढ़ने में किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था 1838 में। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करते हैं अपन आगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका, दानात्मक अभिलेख किसे कहते हैं? दानात्मक का मतलब जैसे अपने यहाँ आते हैं ना गुरुजी दान लेने, कुछ भी दान वान लेने आते हैं, उसकी बात हो रही है। तो दानात्मक अभिलेख की बात करेंगे, जो किसी दूसरे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दान दी जाती है, उसे दानात्मक अभिलेख कहा जाता है। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के काल में ना, समय को काल कहा जाता है। समय के धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाला, देखिए कौन सी धार्मिक संस्था, जो देवी देवता इनको भगवान को मानते हैं, धार्मिक संस्थाएं होती है, को दिया गया दान विवरण वाले अभिलेख, जिसमें विवरण है, लिखा पड़ी, जैसे कहते हैं भैया राम के द्वारा मंदिर में कितना दान दिया गया, 100 एकड़ जमीन दी गई, तो ये विवरण होता है। क्या होता है? ये विवरण, जो लिखा हुआ उनके बारे में विवरण कहलाएगा। ठीक है, अभिलेख को दानात्मक अभिलेख कहा जाता है। तो वापस बोल रहा हूं मैं, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व काल में धार्मिक संस्थाओं को दिया गया दान विवरण वाले अभिलेख को दानात्मक अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक पांचवा जो है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 महत्वपूर्ण महाजनपद। देखिए बेटा, महाजनपद की बात है, महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण पूछा है कि कौन कौन से उस समय काल में महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो पहले नंबर पर आता है मगध, दूसरा कौशल, तीसरा पांचाल, चौथा गांधार। और ये मगध जो है बहुत ही विशाल था। क्या था बेटा? बहुत ही विशाल, है ना। ये मगध के बारे में ऑब्जेक्टिव बनता है, सबसे विशाल महाजनपद कौन सी? तो मगध सबसे विशाल महाजनपद। इसके बाद बात करते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 6, राजगाह का अर्थ क्या होता है? तो राजगाह के अर्थ की अपन बात कर रहे हैं बेटा। तो राजगाह का प्राचीन प्राकृत नाम राजगाह है ना, बस कुछ नहीं है, राजगाह इसका प्राचीन नाम है। प्राचीन यानी सबसे प्राकृत, और प्राचीन नाम की बात करेंगे तो पुराना। ठीक है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर, जहाँ राजा निवास करते हैं, जहाँ राजा क्या करते हैं? निवास करते हैं। राजाओं के घर जहाँ होते हैं उनको राजगाह कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा आगे प्रश्न क्रमांक 7 आपका, जो कि वेरी वेरी इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2022 में आया था, 2024-26 में आ सकता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ऐतिहासिक स्रोत की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला मेगास्थनीज की इंडिका, देखिए इनके द्वारा रचित इंडिका। दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, और अशोक के अभिलेख। ये 4 आपके ऐतिहासिक स्रोत है बेटा, इनको पढ़ने से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद 8वां,
ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। देखिए बेटा, राजनीतिक केंद्र के बाद जहां से इनकी राजनीति चलती थी भैया, किसकी राजनीति? मौर्य साम्राज्य की राजनीति यहाँ से चलती थी। तो इसमें दिया पहला पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा कपिसा, चौथा तोसाली, पांचवा उज्जैन। ये 5 जो है इनके राजनीतिक केंद्र थे बेटा। क्या थे इनके? राजनीतिक केंद्र। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 जो आपका बन रहा है, मेगास्थनीज कौन था? तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, मेगास्थनीज की बात करेंगे। मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की थी। ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? संक्षेप में बताइए ना, उनके उसके बारे में बताना है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था भैया। क्या था ये? यूनानी राजदूत। ओटी बनेगा आपका 1 नंबर का यहाँ से। ठीक है। यूनानी राजदूत था। वहां लगभग 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। कब तक रहा? 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने भारत का आंखों देखा हाल। बेटा, आंखों देखा हाल का मतलब होता है जैसे हम कहीं घूमने गए तो वहां आपने जो देखा वो पूरा पूरा आंखों देखा हाल कहलाता है। आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक, देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, इनकी पुस्तक इंडिका में लिखा। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती। किसके शासनकाल के? बेटा ये ऑब्जेक्टिव बनता है आपका कि इंडिका जो पुस्तक है इसमें किसके शासनकाल की? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10वां, चाणक्य कौन थे? देखिए चाणक्य, आजकल हर चीज में चाणक्य एक नाम दिया था, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। वो मतलब खेल पलट दे उसको चाणक्य कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपके भारत की राजनीति में भी अपन बात करेंगे तो मोदी जी के साथ चाणक्य वर्तमान में कौन है? आपके अमित शाह जी है ना। ऐसे ही चाणक्य कौन थे संक्षिप्त में लिखना है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, देख लो बेटा किसके? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु, और उनके प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे बेटा? उनके प्रधानमंत्री। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। किसकी की थी? अर्थशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। इस ग्रंथ में तत्कालीन मौर्य शासन का जो भी शासनकाल चल रहा था उनका, उसके बारे में, कूटनीति के बारे में, युद्ध प्रणाली के बारे में, सामाजिक स्थिति आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। पूरा पूरा इस ग्रंथ के बारे में बताया। जो अर्थशास्त्र है इसमें वहां के शासनकाल के प्रशासन, जिस प्रकार से उनका राजपाट चल रहा था, दूसरा कूटनीति, तीसरा युद्ध प्रणाली, जिस प्रकार से राजा महाराजा युद्ध करते हैं उनके बारे में बताया गया था, सामाजिक स्थिति, समाज के बारे में क्या था, ये सब इस चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया गया। 1 नंबर का आपका ओटी यहाँ से बनकर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, जो कि अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति। क्योंकि देखिए धर्म महामंत्र होते हैं जो धर्म का प्रचार करे। किसका प्रचार करे? धर्म का प्रचार करे, उसे धर्म महामंत्रों के नाम से जाना जाते हैं। नियुक्ति यानी किसी को पद देना, ऐसे नियुक्ति कर दी थी उन्होंने। इसमें दिया है मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार, व्यापक यानी होता है बड़ा, प्रचार प्रसार शब्द एक ही होता है, प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। धर्म महामंत्रों का प्रमुख कार्य, देखिए उनको कार्य भी था, आप नियुक्ति करिए तो भैया काम भी करना पड़ेगा। प्रमुख कार्य जनता में धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कर लोगों का चरित्रवान बना, लोगों का बना चरित्रवान बनाने का उनका कार्य था। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न क्रमांक 12वां, जो कि निम्न प्रकार से दिया गया है। देखिए सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए 2026 के लिए सिक्के है ना, 2026 के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। देखिए सिक्के यानी कि आपके जो कॉइन होते हैं उनकी बात हो रही है। पहले के जमाने में सिक्के चलते थे। तो प्राचीन भारत के प्रमाणिक जानकारी, यानी प्रमाणिक कुछ प्रमाण मिला होगा उसके बारे में बताएगा। प्राचीन भारत की प्रमाणिक जानकारी में भारतीय मौद्रिक निम्न प्रकार से दिए गए। जैसे पहला दिया है उसने आर्थिक दशा का ज्ञान। तो आर्थिक दशा की बात करेंगे, आर्थिक शब्द का प्रयोग होता है अमीर और गरीब के लिए लगाया जाता है। किसके लगाया जाता है? अमीर और गरीब के लिए। ठीक है। तो यदि सिक्के शुद्ध सोने, शुद्ध यानी कि प्योर गोल्ड है ना, जैसे कहते हैं ना आजकल 24 कैरेट, तो गोल्ड सोने या चांदी के होते हैं तो उन्हें राज्य की संपन्नता का बोध होता है। देखिए राज्य यानी संपन्नता यानी कि राज्य अच्छा पैसे वाला है, यहाँ का राजा अमीर है, उसके बारे में बताया जाता है। यदि वे मिश्रित धातु के होते हैं, यदि मिश्रित धातु यानी किसी प्रकार की धातु बनी हुई है ना, तो राज्य की विपन्नता का बोध यानी कि राज्य गरीब है। इसके बाद तिथि क्रम का निर्धारण, तिथि क्रम के निर्धारण की बात होगी। तिथि यानी डेट है ना, तो तिथि क्रम का निर्धारण राज्यों पर अंकित, सिक्कों पर अंकित तिथि। अब सिक्के जो होते हैं जैसे कोइन था उस पर ऐसे अपने यहाँ 2018, 2020, 2021 से लिखे रहते हैं ना, ऐसे ही सिक्कों पर अंकित तिथि से उन सिक्कों को चलाने वाले शासक की तिथि का क्या होता है, शासन कब से कब तक, जैसे कि 2015 से लेके 2020 तक किस राजा का शासन चला था तो वो सिक्कों पर अंकित रहा था। इसके बाद राज्य की सीमाओं का निर्धारण। सीमाएं क्या होती है, जैसे कि ये एरिया दे दिया है ना, ये एरिया दे दिया, और एरिया देने के बाद यहाँ तक सिक्का इस राज्य का है तो यहाँ तक ही सिक्का चलेगा, अन्यथा इस वाले राज्य में इसका सिक्का नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसके बाद
साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा? तो सिक्कों से प्राप्त होने वाले स्थानों के आधार पर इतिहासकारों का शासकों के राज्य साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है। जैसे कि जहां वहां इतिहासकार थे, उन्हें जो जहां जहां सिक्के चलते थे, मैंने भी बताया यहाँ पर, जैसे जहां जहां सिक्के चलते थे वहां वहां राज्य उस राजा का हुआ करता था। देखिए आपका चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे, धार्मिक दशा ज्ञान। धार्मिक दशा की बात करें अपन, सिक्कों पर अंकित विभिन्न देवी देवता, जैसे देवी देवता में किसी भगवान की पिक्चर अंकित होगी, उससे के चित्रों पर तत्कालीन धार्मिक दशा ज्ञान होता है। वो राजा कौन से धर्म का था या प्रजा कौन से धर्म की अधिकाधिक थी, तो वो राजा किस धर्म का था उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि वहां के सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित हुआ करते थे। इसके आगे कला विकास का ज्ञान। कला विकास है ना, जैसे पेन बना है, तो ये पेन बना तो किसी न किसी कला की वजह से बना है ये, ठीक है। तो सिक्कों पर अंकित मूर्ति है, तो ये तो हो गया ना, सिक्कों पर अंकित मूर्तियां, सॉरी, जो सिक्के उन पर मूर्तियां बनी हुई थी। चित्र, संगीत वाद्य में ऐसे गिटार विटार आजकल के लड़के बजाते रहते हैं ना, में तत्कालीन कला तथा संगीत के विकास का ज्ञान होता है। यद्यपि सिक्कों से वैज्ञानिक प्रगति के विषय में कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 13, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। अशोक का धम्म है ना, अशोक का धम्म, अशोक की प्रजाहित की भावना, अशोक की प्रजाहित का मतलब प्रजा के लिए वो सोचते थे या नहीं सोचते थे, की भावना का प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब था। इस कथन को स्पष्ट करने कथन दिया गया अशोक के बारे में उनको बताना है। देखिए अपने प्रारंभिक काल, अब प्रारंभिक काल के बाद जब स्टार्ट होता है, प्रारंभिक काल में अशोक हिंदू धर्म का अनुयायी थे। अशोक कौन से धर्म को मानते थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। परंतु कलिंग का एक युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात वहां बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी अशोक ने प्रजा, यानी कि अब भाई अशोक ही राजा था, तो अशोक ने अपनी प्रजा को जिस धर्म का पालन का आदेश दिया वह सार्वभौम धर्म था। कौन सा धर्म था? वो सार्वभौम धर्म माना जाता है, अर्थात ऐसा धर्म जिसमें सभी धर्म के सद्गुणों का समावेश किया है ना, सभी धर्मों को समावेश किया गया था। यहाँ पर अशोक के धर्म, जो कि निम्नलिखित बारे में उनके बारे में बताया था अशोक के धर्म में प्रमुख विशेषता सार्वभौमिकता, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था, सार्वभौमिकता है ना, अर्थात उसने अपने धर्म में सद्गुणों का समावेश किया था। दूसरा, अशोक ने अपने धर्म में अहिंसा को विशेष महत्व दिया। देखिए बेटा, अहिंसा की बात हो रही है, लड़ाई झगड़े ना करना है ना, को विशेष महत्व दिया। उसने उन यज्ञों को बंद कर दिया। अब यज्ञ क्या होते हैं? जैसे हवनगारी अपन करवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, ठीक है। यज्ञ को बंद कर दिया जिसमें पशु बलि होती थी। पशु बलि यानी किसी पशु की हत्या कर देना, गर्दन वर्दन काट देना, वो पशु बलि कहते थे, ठीक है। उसके बाद अशोक ने अपने धर्म के अनुसार तथा शिष्टाचार को भी विशेष महत्व दिया। अपने धर्म के अनुसार शिष्टाचार को भी विशेष महत्व दिया था। उसने अपने शिलालेखों में उत्कीर्ण किए, है ना, शिलालेख थे उनमें उत्कीर्ण किए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। किसकी? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। देखिए अपने माता पिता, उनकी आज्ञा का हमें क्या करना चाहिए बेटा? पालन करना चाहिए। तथा इसी प्रकार अपने गुरुजन जैसे जो आपको शिक्षा देते हैं स्कूलों में, कोचिंग में, कॉलेजों में, जिस प्रकार से आप स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल की बात करेंगे, तो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें उनकी बात को मानना चाहिए। इसके बाद चौथा आता है आपका, अशोक ने सेवक, मित्र और ब्राह्मण, सेवक जो सेवा करते हैं, मित्र जो हमारे दोस्त रहते हैं, ब्राह्मण जो पंडित जी रहते हैं, के साथ सदव्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करने पर भी बल दिया था। इसके बाद पांचवा जो आपका है, पांचवा, अशोक ने धार्मिक आडंबर का विशेष विरोध किया तथा सत्य बोलने तथा सत आचरण पर विशेष बल दिया। उनने बोला जो धार्मिक आडंबर रहते हैं ना, जो गलत रीति रिवाज, जो धर्म के बारे में, धर्म में गलत चीज चलती है, उन सबका इन्होंने विरोध किया था, विशेष विरोध किया। तथा हमेशा सत्य बोलना और सदा आचरण, हमेशा क्या बोलना चाहिए? हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, इस पर विशेष बल दिया था। अगला क्वेश्चन 14, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किया? बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने क्या, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित कार्य किए, जिसमें पहला बताया गया है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाना। सबसे पहले तो जो उनके सिद्धांत थे आचरण में लाना। अब स्वयं अशोक की बात कर रहे हैं अपन, राजा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार यानी प्रचार भी होता है ना, प्रचार कहते हैं ना, जैसे चुनाव आते नेता नगरी वाले, वो प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उचित ढंग से पालन किया। स्वयं ने क्या किया? उचित ढंग से सिद्धांतों का पालन उचित ढंग से किया उसने स्वयं। अब देखिए स्वयं की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? अशोक की। स्वयं ने मांस खाना तथा शिकार करना छोड़ दिया, यानी उसने बोला भैया मांस नहीं खाएंगे, शिकार जो कि जंगल में किया जाता है, शिकार करना छोड़ दिया। दूसरा, अशोक बौद्ध धर्म का राजकीय धर्म घोषित कर दिया। अशोक ने क्या कर दिया भैया? बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया।
अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया तथा समस्त राजकीय साधन, जितने भी राज्य के साधन होते, साधन में जैसे रथ वगैरह जो भी उनके होंगे उस समय, साधनों को बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। इससे प्रजा बौद्ध धर्म की ओर विशेष आकर्षित हुई, और जो प्रजा प्रजा यानी होती बेटा जनता, तो वो और भी बौद्ध धर्म में विशेष क्या होने लग गई, आकर्षित होने लग गई। तीसरा, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति। अब देखा अपन थोड़ी देर पहले अपन 2 नंबर में देखा धर्म महामंत्रों की नियुक्ति भी की थी, तो पुनः वापस रिटर्न वो आया है। बौद्ध धर्म ने व्यापक प्रचार के लिए, यानी व्यापक यानी बड़ा प्रचार के लिए अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की, जो यह देखते थे कि लोग बौद्ध धर्म के नियमों को ठीक प्रकार पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनका कार्य ये था कि वहां चीजों को देखना कि बौद्ध धर्म का पालन सही रूप से जनता कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद धर्म यात्राएं। तो धर्म यात्राएं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने गुरु उपगुप्त के साथ, है ना, ये गुरु का नाम दिया है, के साथ बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों, एक मिनट थोड़ा सा आगे कर रहा हूं मैं, स्थानों की यात्रा आरंभ की यानी प्रारंभ की। इन यात्राओं ने जनता को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया। नहीं, जनता थी उनको बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित। यात्राएं क्या होती हैं, जैसे नेता लोग करते हैं ना अपने क्षेत्र में आके यात्रा, उनकी योजना के बारे में बताते हैं। इन्होंने ही जैसे ही अशोक ने अपने धर्म की यात्रा करी थी। इसके बाद 5वां पॉइंट जो है आपका, धार्मिक सिद्धांतों को शिलालेख। अब जो धार्मिक सिद्धांत शिलालेख, स्तंभ आदि अंकित कराया, यानी शिलालेख वगैरह जिस पर जैसे अपन ने कोई भूमि पूजन हुआ उस पर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा ये कार्य किया गया। तो इस प्रकार के भी क्या होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, खंबे पर जो लिखा हुआ होता है स्तंभ लेख आदि पर अंकित यानी छापना कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शिलाओं, गुफाओं, स्तंभ पर उत्कीर्ण किया। शिलाएं, ये अपन ने थोड़ी देर पहले गुफाएं, जैसे ये बनी है गुफा, है ना, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, गुफा पे सही नहीं बनी है तो उस पर भी उन्होंने उनके धर्म के बारे में लिखवाया था, ठीक है, उत्कीर्ण करवाया था। इसके बाद जनसाधारण की भाषा का प्रयोग। जनसाधारण है जहां जनता जिस भी भाषा में बात करती है, भाषा शैली का उपयोग करती है, उस भाषा का उन्होंने उसमें प्रयोग किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार पाली भाषा में किया। उस समय जनसाधारण की भाषा थी, उस समय सबसे ज्यादा किस भाषा में बोला जाता था, पाली भाषा में का उपयोग किया जाता था। उस भाषा का इन्होंने अपने धर्म में उस भाषा का प्रयोग किया, जिससे बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। क्योंकि भैया आसान हो गया, क्या हो गया, आसान हो गया। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी भाषा मिल जाएगी तो हमें आसान हो जाएगा। इसके बाद 7वां, बौद्ध मठों का निर्माण। मठ जैसे मंदिर होते हैं ऐसे मठ होते हैं, बौद्ध मठों का निर्माण। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अनेक मठों का निर्माण भी करवाया था। इन मठों में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, यानी कहते हैं ना साधु संत, ऐसे भिक्षु भिक्षुणी रहते थे तथा बौद्ध धर्म के प्रसार में सहयोग प्रदान करते थे, और वहां पर रहने के बाद वो सहयोग भी प्रदान करते थे। इसके बाद आपका 8वां बनता है तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। देखिए बौद्ध सम्मेलन क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपने अपने, इसमें बौद्ध धर्म की बात करें, धार्मिक लोग आए थे, का आयोजन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए अशोक ने 252 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक बौद्ध सम्मेलन कहाँ करवाया था। इसने तारीख याद रखना, वर्ष दिया गया, सॉरी डेट, तारीख तो नहीं दी। अशोक ने 252 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक बौद्ध सम्मेलन करवाया था। इसके बाद 9वां जो दिया गया है इसी का, बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार। देखिए बेटा एक देश तो अपना हो गया, जैसे कि अपन छोटा सा भारत ले, भारत हो गया, और एक हो गया आपका श्रीलंका, है ना, ये विदेश हो गया। ये क्या हो गया, ये विदेश हो गया। भारत जो कि अपना देश है, श्रीलंका जो कि विदेश है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार, अशोक ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए अतिरिक्त विदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार, ये भारत में तो उसका प्रचार हो ही रहा था, लेकिन अतिरिक्त विदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रसार कराने का प्रयास किया। अशोक ने अपने पुत्र, देखिए स्वयं पुत्र पुत्री, अशोक ने दूसरे को नहीं भेजा था, स्वयं पुत्र और पुत्री। पुत्र जो कि महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, है ना, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को लंका में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा। देखिए भाई बंदे ने स्वयं के पुत्र और पुत्री को भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं अपने पास, और यदि आगे और भी क्वेश्चन आते हैं तो पुनः एक वीडियो और लेके आएंगे। तो आज चैप्टर 2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए बेटा इनको पढ़ लेना। इनके PDF 6264740646 इस नंबर पर मैसेज कर देना। जिस भी किसी भाई को वीडियो चाहिए या किसी भी स्टूडेंट को वीडियो चाहिए तो इस पर मिल जाएगी।